आज हम कुछ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं अपने इस चैनल पर। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद होंगे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है ये दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है और इसी के समान ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो रिट की अधिकारिता से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया गया अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 225 और अनुच्छेद 226। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 232 की तरह रिट की अधिकारिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें दिया है कुंवर सिंह, सेकंड दिया है जे.एन. सेनगुप्ता, फिर दिया जयप्रकाश नारायण और फिर दिया गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इन चारों में से वे कौन से नेता थे जिन्होंने बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 स्वामी सहजानंद सरस्वती। दोस्तों जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे इन्होंने बिहार के अंदर किसानों की जो समस्याएं थी उनके बारे में काफी अच्छा कार्य किया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये दिया गया 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले है आत्माराम पांडुरंग, फिर है गोपाल कृष्ण गोखले, फिर है श्री राम वाजपेयी और फिर है राम मोहन राय। तो चारों में से आपको राइट आंसर चुनना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। मुंबई में 1867 में किसके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक लिखा। नील दर्पण जो नाटक था वो बेसिकली ये था कि जो बंगाल के किसान थे जो नील का उत्पादन करते थे उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो जो लेखक थे उन्होंने अपने इस नाटक में उन समस्याओं का वर्णन किया है। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें दिया है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है चित्तरंजन दास, फिर है दीनबंधु मित्र, फिर है सरोजिनी नायडू। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा दीनबंधु मित्र। इनके द्वारा नील दर्पण नाटक नामक नाटक लिखा गया था। इसके बाद चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक महेंद्रवर्धन प्रथम था। तो कौन कौन से राजवंश है। पहला राजवंश है पांड्य, फिर है चोल राजवंश, फिर चालुक्य और फिर है पल्लव। तो चारों में से जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा हमारा पल्लव राजवंश। तो पल्लव राजवंश से थे जो महेंद्रवर्धन प्रथम थे, वे थे पल्लव राजवंश से। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन कि भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था। तो उस शहर का नाम बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं
पहला जो शहर दिया हुआ है वो है शिमला, फिर दिया गया है गुलमर्ग, फिर मैसूर दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है कोलकाता। तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा कि जो भारत में सबसे पहले गोलकर्ग था कि किस में था, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलकाता। कोलकाता शहर में भारत का पहला गोल्फ क्लब स्थित था। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया है गिरनार। जूनागढ़ में एक शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है, जिससे शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए बनाया गया था। कौन कौन से शासक हैं? पहला जो शासक है उसका नाम है रुद्र सिंह तृतीय, फिर है रुद्रदामन प्रथम, फिर है जस्टन और फिर है मॉस। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा रुद्रदामन प्रथम। तो जो रुद्रदामन प्रथम थे, सुदर्शन झील के बारे में जो विवरण दिया गया इनके द्वारा दिया गया है, इन्होंने काफी अच्छे अच्छे कार्य किए थे, झीलें वगैरह बनवाई थी इन्होंने। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है एक फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। सेकंड ऑप्शन है एक फूल जिसमें द्विलिंगी होता है। तीसरा जो ऑप्शन है एक फूल जिसमें केवल स्त्री केसर होता है और एक फूल जिसमें केवल पुंकेसर होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि फूल में जो नर भाग होता है वो पुंकेसर होता है, जो मादा भाग होता है वो स्त्री केसर होता है। तो एक लिंगी का सबसे अच्छा जो उदाहरण होगा वो कौन सा होगा? वो होगा जिस पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प के अंदर होते हैं, वो क्या होगा? एक लिंगी। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन, एक फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होती है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है ये है एक उद्योग संघ और स्वनियामक संगठन SRO है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए काम करना है। तो कौन सी बॉडी है जो सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए काफी अच्छा कार्य करती है? तो ऑप्शन में दिया गया है कि वो स्वयं सहायता समूह संघ है, पहला ऑप्शन। फिर दिया है सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क है, फिर दिया गया सूक्ष्म वित्त निवेश नियामक प्राधिकरण है और फिर दिया गया है नाबार्ड। तो दोस्तों इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क। ये जो संस्थान होता है, ये जो छोटे किस्म के उद्योग होते हैं उनके विकास के लिए अच्छे से ये कार्य करता है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है? चार ऑप्शन दिए हैं, तो चारों में जो पहला ऑप्शन है वो दिया गया वह अपने अधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा। कि जो राष्ट्रपति को जो रहने के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाता है तो उसे उसके लिए किराया देना होगा, ये दिया गया है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, कार्यकाल के दौरान उसके भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, वह लाभ की किसी भी पद पर नहीं रहेगी। तो दोस्तों इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला, कि वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा। क्योंकि राष्ट्रपति को रहने के लिए जो राष्ट्रपति भवन दिया जाता है उससे उसका किराया नहीं लिया जाता है। फिर जैसे सेकंड ऑप्शन है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये बात सही है, वो सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति। फिर है कार्यकाल के दौरान उसके भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, ये भी बात सही है, क्योंकि कार्यकाल जब तक राष्ट्रपति का रहेगा तब तक जो उसके भत्ते हैं उन्हें कोई कम नहीं करेगा और वह लाभ भी किसी भी पद पर नहीं होगा। तो ये तीनों इस चीज को मानते हैं और ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हो जाएगा कि ये शर्त नहीं है। बाकी तो शर्त है तीनों, पर ये जो फर्स्ट वाला है ये शर्त नहीं है, वो किराया नहीं देगा।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, वे अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, कौन से पठार बहुत उपजाऊ है क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध है और खेती के लिए बहुत अच्छे हैं। तो खेती करने के लिए वे कौन सा पठार है जो बहुत ज्यादा उपजाऊ है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, वे अफ्रीका के पठार हैं पहला, सेकंड ऑप्शन है कि वे इथियोपिया के पठार हैं, फिर थर्ड है कि कटंगा के पठार हैं और डेक्कन लावा के पठार हैं। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डेक्कन लावा के पठार। ये पठार भारत में पाए जाते हैं और ये काफी उपजाऊ होते हैं। जो भारत के पश्चिमी तट है वहां पे पठार है और वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है जिसमें सभी फसलें बहुत अच्छी प्रकार से उगाई जाती हैं और ये कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती वाले क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है? तो वो कौन सी माप होती है ये हमें ना बताना है। तो ऑप्शन ए है कृषि घनत्व है वो, फिर है ऑप्शन बी शारीरिक घनत्व है और तीसरा है सकल घनत्व और चौथा है शुद्ध घनत्व। तो चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा शारीरिक घनत्व। शारीरिक घनत्व के द्वारा शुद्ध खेती वाले क्षेत्र के माध्यम से इसकी गणना की जाती है।